बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शिराज वैसी प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत। मेरे साथ हमेशा की तरह सैयद यज़दानी गिलानी साहब तबसरों के लिए, अपने बेलाग तज्जियों के लिए। गिलानी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं सर? आप सुनाएं आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर फैसल राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म मुंतखब, चाहे 16वें हो चाहे 1600वें हो, लेकिन 4 साल में चौथा वज़ीर आज़म। ये आज़ाद कश्मीर की सियासत और आवाम के साथ मजाक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अवैसी साहब, आपने जैसे कि बताया अभी कि 4 साल में चौथा वज़ीर आज़म, ये होना था। कुछ दो की पॉलिसी थी इसमें कि जरदारी साहब की, ठीक है ना जी, जो उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके एवज़ उनको ये ओहदा देना था। अच्छा, जो मौजूदा खिदमत सर जी खिदमत है तो वो उसके एवज़ ये देना था। अब देखें ये कि जिन लोगों ने उनको मुंतखब किया पहले, और हर साल के बाद आप वज़ीर आज़म चेंज कर देते हैं और दीगर मामलात हैं, मुझे बताइए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आप एक तरीक़ा कार है, उसको रहने दें, लोगों को चलने दें, ठीक है ना, और अब पसंद नापसंद का जो तरीक़ा कार उसको ख़त्म कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो वज़ीर आज़म अदम इत्माद की वजह से गए, उसने कहा जी आज मैं आज़ादी फील कर रहा हूँ, अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं जो तोग मेरे गले में डाला हुआ था आपने, वो उतर गया है। दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है ना, कि आप इतना ज़िज कर देते हैं उस बंदे को कि बेचारा वो ना अपनी कौम के लिए कुछ काम कर सकता है, ना मुल्क के लिए काम कर सकता है, दबाव में हुकूमत अमूर अंजाम दे सकता है, ठीक है ना। तो उसका ये एक लफ्ज़ में बड़ी बात है जो उन्होंने कहा कि जी मेरे गले से जो तो आज़ादी मुझे मिली है, मैं तो उस पर बड़ा खुश हूँ, हुकूमत जाने पर भी। अब ये अंदाज़ा इनसे लगा लीजिएगा कि अब ये कोई ओहदे नहीं अब रहे, ये एक कांटों की सेज है, ठीक है ना, जिसके ऊपर आपको बिठाया जाता है और फिर आप बैठकर अगले कुछ लोगों के मफादात को सहारा देना पड़ता है, अपने नहीं, कुछ और लोगों के जो आपको बिठाते हैं, उनके मफादात होते हैं इसमें, जिनको आपने लेकर आगे चलना होता है। अब देखिए कि जरदारी साहब माशाल्लाह अपने मुतालबात मनवाने में और अपनी बात मनवाने में तो उनका कोई सानी नहीं है, और उन्होंने मनवा ली और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उनका बन गया। चले मुबारक हो, एक उन्हें इत्तसना मिल गया, दूसरा उनका वज़ीर आज़म बन गया। उधर से सिंध में उनकी हुकूमत है, जहाँ आपको पता कोई करप्शन भी नहीं है, कोई मामलात भी नहीं है, बड़ा आला सूबा सर, बड़ा आला, उसकी तरक्की की धूम मची हुई पूरी दुनिया में हुई है। वहाँ कोई किसी किस्म की कत्लो गारत नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, बड़ा सुकून प्रोग्राम चल रहा है, जन्नत का नमूना है। इतने 20 साल से उनकी हुकूमत है, दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है ना। तो आप देख लें और मज़े लूट रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। तो भाईजान ऐसा नहीं होता, कुछ करें, आवाम को कुछ डिलीवर करें, ठीक है ना, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो अब पंजाब की तरफ आप भागे आ रहे हैं। हर वक्त आप पंजाब में एक मुतालबा लेके आ जाते हैं कि जनाब मरीम नवाज़ हमसे ये नहीं पूछ रही, मरीम नवाज़ कार्ड ऐसे तकसीम होगा, ज़कात ऐसे नहीं होगी, सलाब सदगान को पैसे ऐसे नहीं दिए जाएंगे। तो सिंध में आप क्या कर रहे हैं? ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इसलिए कि आप इनको करने दें, अपने मामला सीधे करें। वोट आपको कुछ भी कर लें, पंजाब से नहीं मिलने वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये तो बात तय है, लिख लें पत्थर पे, ठीक है ना। ये आप उल्टे भी हो जाए तो पंजाब इनके हाथ में कभी ना, पहले फिलहाल कश्मीर और सिंध में गुजारा सर वो कर लें बस, वो भी जिस तरीके से बंदर बांट है ना, जी हाँ, उस तरीके से ले दे के अगर आपने हुकूमतें करनी है तो आप तो कहते थे कि जी हम तो जमहूरियत के पसंद लोग हैं, जमहूरियत के अलावा हमें कोई चीज़ नहीं आती, जमहूरियत पर हमारा ईमान है, जमहूरियत हमारा जीना मरना है, जमहूरियत के लिए हमने शहादतें दी, जमहूरियत के लिए हमने कत्ल हुए। तो ये जमहूरियत है आपकी। जमहूरियत को जिस तरीके से आप रसवा कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उसका जनाजा निकाल रहे हैं, ये जमहूरियत है। जिसका मैंडेट है, जिसका हक है, उसको आप देने के बजाय छीन रहे हैं। खुदा का खौफ करें। चलें सर, बंदर बांट पे याद आया, मुजफ्फरगढ़ चलते हैं, कश्मीर से आते हैं मुजफ्फरगढ़। ईद इंतज़ामात, तो उस वक्त दावा किया गया ज़िले हुकूमत की जानिब से 25,000 रुपये के यानी कि अखराजात हैं, लेकिन अब जब ऑडिट रिपोर्ट सामने सर 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए के अखराजात। बंदर बांट 25,000 निकाल दें तो 49,75,000 रुपये जेबों में गए। किसकी जेबों में गए, ये क्या स्टोरी है सर? बात ये है कि ये जो डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली साहब थे, ये बेसिकली एक पंजाबी के बड़े बड़े लिखारी भी हैं, शायर भी हैं, और अपने आप को अदीब समझते हैं, और इनका तरीक़ा वारदात बड़ा प्यारा है।
ये वही डीसी साहब है जो बच्ची से एक दफ़ा पूछ रहे थे कि तेरे को बोटी मिली कि क्या नहीं मिली, तेरी बोरियानी बोटी है कि क्या नहीं। वो एक वज़ीर भी थे और एक डीसी साहब भी थे। और जब इसी डीसी साहब के बारे में ये भी मशहूर है कि जब चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे और उन्होंने किसी से सवाल किसी ने कर दिया कि सर हमें तो यहाँ खामे वाला, तो इन्होंने उसको आँखें और उसको बड़ी दिखाई, वो भी वायरल हुई। ठीक है ना, इनका तरीका वारदात, ठीक है ना, छोटे कद के मसूफ़ हैं, गोरे चिट्टे हैं, क्लीन शेव हैं, तो चेहरे पे जितनी इनकी रौनक है अंदर दिल से इतने ये काले भी हैं। ठीक है ना, अब इनके कारनामे सामने आने लग गए। मकामी एक अखबार, मैं उसका नाम लेना पसंद करूँगा, कौम ने इनकी पूरी स्टोरी छापी है कि इन्होंने किस किस तरीके से वहाँ बंदर बांट की। अब ऑडिट रिपोर्ट ने यह भी इनका मसला हल कर दिया कि जनाब आपने देखे ना कि बताया क्या था और निकला क्या। मकामी जो नाज़र है वो भी शामिल है, डिप्टी कमिश्नर साहब शामिल है, चेले हवेले जितने भी इसमें शामिल हैं, ये तो एक मद में इन्होंने करप्शन किया है। ठीक है ना, तो आगे जो ऑडिट रिपोर्ट आगे आ रही है बाकायदा, वो उसके अंदर तो मैं कहता हूँ आप सुनकर हैरान, यानी ये बात करोड़ों में चली जाएगी, करोड़ों के अंदर चली जाएगी। और दीगर मामला है ना सर, ये तो एक मामला, बिल्कुल ऐसे ही है। डीसी साहब अब यहाँ से मंजर से हटे तो ये सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पर आ गई। मकामी अखबार ने इसके ऊपर बड़ी स्टोरी की, बड़े मामला तो उन्होंने उठाए। ठीक है ना, उसके ऊपर डीसी साहब बड़े उनको नागवारी गुजरी, बड़ा मसला गुजरा। वो तो बस नहीं चला कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से इनके ऊपर पेपर एक्ट के तहत वो जो पर्चा दे देना था, जैसे कि डीसी विहाड़ी ने दिया एक सहाफ़ी पे हमारे। ठीक है ना, तो ये क्योंकि एक वो कहते हैं ये बात नहीं करनी आपने, वो जब मंजर आम से बंदे चले जाते हैं और फिर दूसरे बंदे देखते हैं कि ये तो गले में हमारे फंदा डर रहा है, तो तब जाके वो बात, अगर वरना वो बात करने के लिए तैयार नहीं। हम तो इस खोज में रहते हैं, इस बात में रहते हैं कि ये अवाम का पैसा है, अवाम पे लगे, लेकिन वो अवाम पे लगता नहीं है, वो जेबों में चला जाता है। ठीक है, अच्छा वो जेबों में इसलिए जाता है, वो कहते हैं जब एमपीए खा रहा है, एमपीए खा रहा है, वजीर खा रहा, फलाना खा रहा, फलाना खा रहा, फलाना खा रहा, तो मैं पीछे क्यों रहूँ। इस आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, कोई एक चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो ड्यूटी आपकी करनी थी, जो फ़राइज़ आपके थे, उस फ़राइज़ से मनसबी को आप अदा नहीं कर सके ऐसा तरीके से। लोग सैलाब के अंदर मददगार बैठे रहे हो, जो तरीक़ाकार आपने खुद अपनी आंखों से जाकर कई बार उसको मुआयना किया, देखा, मौका मिला आपको जाने का, मुझे मौका मिला, लोग बैठे हैं, रोटी नहीं मिली, ठीक है ना, टेंट नहीं मिले, मामलात नहीं मिले। और आज देखने डिप्टी कमिश्नर साहब के जो कारनामे हैं, वो नई से नई एक बाब खुलता जा रहा है और नई से नई एक बाब खुलता है। भाई ऐसे लोगों को खुद ऐलान लगा दें, पहले इनसे पैसे वसूल किए जाएं, ठीक, कि ये पैसे ही कहाँ गए आपसे, फिर इनको दोबारा कोई पोस्टिंग देनी चाहिए। सर सैलाब का जिक्र किया आपने, तो वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट सामने है सैलाब के तनाजुर में कि सैलाब से मईशत को 822 अरब यानी कि 8 खरब 22 अरब का नुकसान का तखमीना लगाया गया। और ये सैलाब महंगाई का बायस भी बना है कि 2.6% महंगाई बढ़ी इस सैलाब की वजह से। तो किस तरह निपटा जा सकता है, क्या इक़दाम हमने इस बात पे बात की थी, आपको याद होगा हमने प्रोग्राम किए थे, इस सैलाब के बाद क्या महंगाई आएगी, क्या उसका कुछ लोगों ने ये कहा, बल्कि गवर्नमेंट के सेक्टर से भी आवाज़ आई हुई, ये जो पानी है ये कोई इतना लंबा चौड़ा सैलाब नहीं है, याद होगा आपको। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना, ये वाह वेला ज़्यादा हो रहा है, तो इतना नुकसानात नहीं हुए वगैरह वगैरह वगैरह। अब जब मामला रिपोर्ट सामने आने लगी तो पता चला कि ये तो बड़ा मसला हो गया, बड़ी संगीनी उसकी सामने आने लग गई, बड़े नतायज सामने आने लग गए। अब मुझे ये बताएं कि जो काश्तकार को नुकसान हुआ, उसकी फसलों को तबाही हुई, उसके घर बर्बाद हुए, उसका इलाका दर बदर हुए, वो अपनी अलहदा नुकसान आते ऐसे ही है। लेकिन जो हमारी उस फसलों की काश्त रुकी, मामलात रुके, चीज़ें रुकी, उसके ऊपर तो आना था। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, जिसकी वजह से आज टमाटर आपको 600 रुपये मिला, प्याज आज भी 120-130 रुपये पे बिक रहा है, आलू 100 रुपये पे बिक रहा है। ठीक है ना, बैंगन, आलू, अदरक, चीनी की रेट क्या जा रहा है, धनिया क्या रेट बिक रहा है। ऐसे ही वो महंगाई का अभी तूफान आना है, इसको अभी देर है भाजन, अभी आप उसको उससे फेस करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। ठीक है ना, क्योंकि वो अभी आना है, वो आया नहीं। जो हमें लॉलीपॉप दे रहे थे कि जी कुछ भी नहीं हुआ, ये हो गया, बस अपोजिशन भी कह रही थी, दीगर लोग भी कह रहे थे कि जी ये तो बस ऐसे ही है, दिखावा है, हुकूमत चीख बहुत रही है हुकूमत का। और भाई पंजाब हुकूमत ने जितनी कोशिश की इसको कम से कम करने में और लोगों को मोबिलाइज करने में, उनको राशन की सूरत में, टेंट की सूरत में, उनकी माली इमदाद की सूरत में, वो एक काबिल रश्क का मामला है, वो कभी भी किसी छुपे ढुके। लेकिन क्योंकि नुकसान ज़्यादा था, शिद्दत ज़्यादा थी पानी की, ठीक है ना, आपके सामने पूरा का पूरा तो इलाके हमारे अपने देखने के जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, ये सारा इलाका, पूरी बेल्ट कहाँ तक गई है, नुकसानात होने से फिर ये तो एक छोटा सा मामला है, तो ज़ाहिर उससे महंगाई तो आनी और असरात आने हैं, उसके असरात आने, कुछ आ गए कुछ आने हैं। बिल्कुल ऐसे, तो उसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं। आप ये ना सोचें
कि मूली आपको सस्ती मिलेगी, अदरक आपको अभी खुशकिस्मती आपकी ये है कि बॉर्डर बंद है अफगानिस्तान का। अगर आज वो खोल दे तो ये प्याज आज 400 रुपये पे चला जाएगा। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको। आज जो आपको आलू है जो बिक रहे हैं वो यही तो 3-4 चीज़ें खाते हैं पठान। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आपको नहीं मिलेगा, गोश्त नहीं मिलेगा, चीज़ें नहीं मिलेगी। तो अभी तो बॉर्डर बंद है, आप खुशी से जो है ना कि शामियाने बजाएं, शादियाने बजाएं कि बॉर्डर बंद है। अगर वो भी बॉर्डर खुल गया तो फिर आपको ये टमाटर फिर 1000 रुपये किलो मिलेंगे, आलू 500 रुपये किलो मिलेंगे, मूली इंशाल्लाह 200 रुपये किलो मिलेगी, अदरक इंशाल्लाह तो ना कहे सर तो इंशाल्लाह तो ना कहे ना। तो मैं तो वही अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा सर, तेज़ रफ्तारी से याद है, महंगाई की तेज़ रफ्तारी से, ये तो एक लाटर मोड में, लेकिन एक बड़ी ना अलमनाक खबर कल कि मोटरवे पे तेज़ रफ्तार बस ने टक्कर मारी है पेट्रोलिंग मोबाइल को, तो उच्च शरीफ के पास, जिसमें 3 एहलकार हमारे शहीद हुए, जिनका जनाजा कल पुलिस लाइन में अदा किया गया। तो बड़ा अलमनाक हादसा था ये सर। जो कराची से मुल्तान बस आ रही थी, मुल्तान से चंद किलोमीटर रह गया था फासला, 80-90 किलोमीटर रह गया था, ऊँग में था ड्राइवर, जब वीडियो सामने आई है। नहीं बिल्कुल होगा, मैं इसमें एक दो राय नहीं। मुझे ये बताया जाए कि ये जो हमारे मोटरवे वाले अहबाब हैं, इनको भी चाहिए कि इसका कोई तदारक करें। मिसाल के तौर पर जब ये चलते लाइन में है तो एक तो इनकी गाड़ी बड़ी स्लो होती है, मैंने देखा है, आपने भी विजिट किया, मैं जाते रहते हैं मोटरवे पे। दूसरी बात यह है कि एक तरीके से खड़े हों, ये पीछे जा रहे होते हैं। नहीं वो जा रही थी, वो अपने स्पीड में जा रही। अच्छा उसने एक दफ़ा रास्ता भी दिया बस को, लेकिन फिर आगे गई ना, अब उनको तो नहीं पता था ना कि वो ऊँग में है, तो उसने पीछे से ठोक दी। सर देखें, बात वही कह रहा हूँ कि ये जो लॉन्ग रूट पे चलने वाली ट्रांसपोर्टर हैं, इनके ड्राइवर कई दिनों के सोए होते हैं। हाँ। इनकी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से ये हादसा पेश हुए। मिसाल के तौर पे हो सकता है वो मुल्तान से गई हो पहले कराची, बिल्कुल ठीक है, वहाँ से अब वापस आ रही हो, तो ये ड्राइवर जो लॉन्ग रूट के हैं इनके 2 होने चाहिए। कोई इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इनका सफ़र के अंदर इनको कुछ आराम मुयसर होना चाहिए। जो उस ट्रांसपोर्ट मालिक जिसने ये ड्राइवर रखा है उसका पहले मेडिकल देखना चाहिए कि कितना सेहतमंद था, कितनी अरसे से ड्राइविंग कर रहा था, उस कितने अरसे से इसका तजर्बा कितना है, ठीक है ना। अब ये एक बंदा कराची से चलता है और मुल्तान आता है या लाहौर जाता है, खुदा का खौफ करें, कोई इंसान का बच्चा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये जुल्म और ज्यादती तो नहीं होनी चाहिए ना। अब कितनी 3 कीमती जाने, 3 घराने उजड़ गए, ठीक है ना, उनको सफ़र करना पड़ेगा, तो ये कोई छोटी बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए कि ये जो हमारे मोटरवे के अलावा जितने और लोग भी, इसके आगे कोई और डाला भी आ सकता था, तो कार और भी आ सकती थी। ये तो हादसा पेट मोटरवे को आ गया ना, लिहाजा ये चेक एंड बैलेंस हो और इन लोगों के लिए बाकायदा कोई असूल वजह करें कि जनाब ये जो ट्रांसपोर्ट चलेगी, इतना घंटे सफ़र करने के बाद ड्राइवर चेंज हो जाएगा, उस ड्राइवर की सेहत, उसकी हेल्थ, उसका मामला सारे वो देखी जाएँ, ठीक है ना। ये ना हो कि पीप ला के वो बैठ जाए स्टीयरिंग पे और सूटे पे सूटा दे के, हो सकता है सूटे लगा रहा हूँ, ऐसे ही है बिल्कुल। सारे चरसी भंगे भी इन्होंने भर्ती किए हैं ट्रांसपोर्टरों ने, बिल्कुल प्राइवेट ट्रांसपोर्टर तो ऐसे करते हैं। इनको अक्ल दे, अक्ल सलीम से नवाजे, ये होगा कुछ ना कुछ मामला ऐसा ही है। लेकिन उसको नींद आ रही है, ठीक है ना, इसके बाद वो ज़्यादा तो फ्रेश नहीं है, वो भंग पी के खा दिया, उसको क्या पिलाया है, तो इसलिए उसको नहीं नज़र आ रहा कि अंधा है वो। अच्छा वो तासुर है कि ये अमूमन चर्च पे के बसें चलाते हैं, उसके बगैर एक्टिव हो जाता है। वो कहते हैं कि फिर हमें जो है ना, हमारे जो निगाह का जो फासला है वो दूर हो जाता है मज़ीद, हमें नज़दीक से जो हम ऐनक लगा के देखते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ सूटे लगाते हैं। चलें सर, बहरहाल हादसा तो बड़ा अलमनाक था। अल्लाह ताला मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे, आमीन आमीन। उनको जो उनके अजीज़ व अकारब हैं, औलाद है, उनके वारसा हैं, उनको इस सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दें, उनके दर्जात बुलंद करें। और महकमा को भी चाहिए कि इनकी मुकम्मल सरपरस्ती करे, इन बच्चों की, और जितना मुमकिन हो सके इनको नवाजे सर। आखिरी इशू हमारा आज का, चुंगी नंबर 9 मुल्तान, इतना लाख रुपये लगा के गुलाई बनाई गई, बड़े खूबसूरती की गई, आयला मुल्तान के बोर्ड्स लगाए गए। चंद दिन पहले गुजरा, हर चीज़ उड़ी हुई थी और कोई पत्थर तक नज़र नहीं आ रहा था, लंबे लंबे बैरियर। यानी जो चौकुमारा वाला से ट्रैफिक आ रही है ना, वो उधर यानी कि ख़याम साहब रोड से मुड़ के आएगी, और जो बोसर रोड से आ रही है, यानी एक बड़ा लंबा सफ़र है सर। 7 नंबर से जो आएगा ना, वो फिर बोसर रोड से मुड़ के आएगा। तो ये अजीब व गरीब एक सिलसिला तरतीब दिया है कि दरअसल ट्रैफिक पुलिस मुल्तान जो है, ये सारा उसका किया धरा है। सर तजुर्बात क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? तजुर्बात इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ बजाय पुलिस कंट्रोल करने के बजाय इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने नए से नए फार्मूला निकाला। अच्छा सर, वहाँ लाखों रुपये लगा के इन्होंने सिग्नल्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन सिग्नल्स का फ़ायदा कोई नहीं, वो सिर्फ जल बुझ रहे हैं मुसलसल। ट्रैफिक इन्होंने अपनी मर्जी से बैरियर लगा के ना उसका सिलसिला तरतीब दिया। एक आदमी 9 नंबर से आ रहा, पहले वो उधर जाए,
ठीक है ना, मछली चौक की तरफ, फिर उधर से यू टर्न लेके खुदा का खौफ करे, लोगों का पेट्रोल महंगा है, लोग परेशान है, किसी को इमरजेंसी है, कोई मरीज़ लेके जाना है, ठीक है ना, ये क्या तरीका है वारदात है। वहाँ आप कंट्रोल करने के बजाय उस चौराहे को, उस चौक को आपने एक तरीका कैंट का एक देखे ना, बामन जी चौक है, ऐसे ही है, उसको आपने लगाकर एक तरफ बंद ही कर दिया। भाई वहाँ बजाय आपने ट्रैफिक पुलिस खड़ा करने के, क्योंकि उनको ये किस लिए भर्ती किए हुए ट्रैफिक चलान के लिए सर, सिर्फ चलान इनका। हाँ, या अफसरशाही की इनकी नौकरी। आप सर कचहरी चौक चला जाए, घंटे घर चौक चला जाए, वो चौक पे आपको नजर नहीं आएंगे। घंटे घर वाली पुलिस आपको नजर आएगी किले की चढ़ाई पे, कचहरी चौक वाली पुलिस आपको नजर आएगी पुलिस लाइन के बाहर। जिस चौक पे चला जाओ, जो मारूफ चौक होगा, उससे ट्रैफिक पुलिस वाले 100-200 मीटर हट के खड़े होंगे और छुप के खड़े होते हैं। आप उधर से मासूम शाह रोड से दौलगढ़ चौक पे आपको पुलिस नजर नहीं आएगी। जो ही आप कबूतर मंडी वो है ना, जहाँ मंडी लगती है किले की चढ़ाई से, मुड़ते ही वहाँ खड़े होंगे, स्कूल के पास, जहाँ किले की चढ़ाई पे वहाँ खड़े होंगे, जहाँ अचानक मुड़े और वो दोबारा दूर न जा सके, झपटने के लिए तैयार खड़े होते हैं सर। दरअसल उनका स्लोगन है झपटना, पलटना, पलट कर झपटना। ये हमारा लहू पी के गर्म होंगे सर वो। ये क्या करेंगे भाई, सीटीओ मुल्तान को चाहिए कि ये खोलें चौक, किस लिए, ठीक है ना, आवाम को बजाय, ये जो हजारों तादाद में भर्ती किए इनको लगाएं किसी काम पे। हमने ये कहाँ, इनकी ड्यूटी कहाँ है, ये कहाँ जा रही है, खवातीन जो ट्रैफिक की है वो कहाँ है, सार्जेंट कहाँ है, पुलिस वाले सारे, ये सारे इनको जनाब चौकों पे खड़ा करें, ठीक है ना, इनको पता चले जहाँ इनकी ड्यूटी है ट्रैफिक की। अच्छा सर, एक और बात आप ऐड कर लूँ, ई कैमरे लगे में ई चलान भी हो रहे हैं। अच्छा, ई कैमरे के होने के बावजूद ये शिकारियों की तरह खड़े हर चौक पे यार, या फिर कैमरे उतार दो आप सर। ई कैमरों के बावजूद होते इनकी जरूरत खत्म होगी चलान की, लेकिन वो दादागिरी तो उनकी, यानी ऊपर से ई कैमरे का अजाब, नीचे से इनका अजाब, ठीक है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ भाईजान कि इनको चौक पे, नवा शहर चौक है, जितने भी मारू बोर्ड गेट है, हरम गेट है, वो लोग रो रहे हैं और ये यहाँ दंदनाते फिर रहे हैं। इनको पुलिस लाइन से निकालना। ना बोर्ड गेट चौक पे आपको ट्रैफिक नजर आएगा, ना हरम गेट चौक पे नजर आएगा, ना पार्क गेट चौक पे ट्रैफिक नहीं है, फंसी होती है 2-2 घंटे। चौक पे कोई नहीं है, रेलवे चौक और स्कूल टाइम में सर ये हालत होती है कि बच्चियां मोटरसाइकिलों पे, रिक्शों पे, यानी कि उनकी हालत ना गुफ्ताबे होती है। अजीज होटल चौक है, ऐसे ही है, ठीक है ना, ट्रैफिक की भरमार है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। तो सीटो साहब, खुदा के लिए आपसे अपील है कि इन कोई ऐसा तदारक करें, इन लोगों को जनाब निकालें इनके मोर्चों से और इन्हें चौकों पे तैनात करें, और जो बेवजह आपने रूट बंद किए हैं इनको खोल दें, लोगों को अजियत ना दें, उनकी बद्दुआएं ना लें। जो वहाँ से गुजरा है, मैं वो आपको इतनी गालियाँ दे रहा है या इतनी बद्दुआएं दे रहा है कि नाकाबिले बयान, वो टीवी पे बैठकर बयान नहीं की जा सकती। खुदारा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ लाएं, कोई ऐसा रूट्स बनाएं, ऐसा तरीक़ाकार बनाएं कि लोग आएँ और जाएं। ये क्या कोई बीमार है, कोई मसले है, कोई बच्चा है, कोई गलत, तो आपने उसके लिए पूरा एक सिस्टम बना दिया कि वो पता नहीं इलाका गैर में आ गया। खुदा के लिए सोचें और इन ऐसे तरबियत याफ्ता लोगों को तैनात करें, वहाँ भेजें जो इसको हल निकाल सकें। बहुत शुक्रिया इज़दानी साहब। नाजरीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज पे मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी। अगले प्रोग्राम में नए ख़बरें, नए इश्यूज़ के साथ और बेहतरीन जानदार तबसरा और तर्जुमे के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक शराज वैसे को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।